नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सकुशल होंगे, अपने स्थान पे अपना-अपना स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रख रहे होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वीडियोज़ डाले थे जो इंटरव्यू बेस्ड थे और अ, उसी के बीच में मैंने एक स्टोरी के लिए आप लोगों को बोला था कि मैं आने वाले कुछ सेशन में स्टोरीज़ जो हैं आप लोगों की लाइफ़ स्टोरी वो शेयर अगर आप लोग चाहते हैं कि सब लोग देखें उसको और उसमें कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं जो दूसरे को इंस्पायर कर सकती है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल के माध्यम से। तो ये एक नई स्टोरी ललिता कपूर जी की मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ और आपको अगर उसमें कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी कनेक्टेड फ़ील हो, ऐसा लगे आपको कि हाँ, आपकी लाइफ़ से भी कुछ सिमिलरिटी है उनकी और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनके लाइफ़ के जो आप तक पहुंचाना चाह रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एप्रिशिएट करें और कोई भी चीज़ ऐसी आपको पॉइंट लगता है कि आपसे कनेक्ट हो रही है कमेंट करें उसके बारे में और आगे से आगे अगर आप लोग भी चाहेंगे कि आप लोगों की स्टोरी भी लोगों तक पहुँचे मेरे चैनल के माध्यम से तो मैं हमेशा आप लोगों का वेलकम करूँगी, तहे दिल से वेलकम करूँगी। ललिता जी की स्टोरी जो है वो अ, हो सकता है उनके नियर डियर लोगों तक ही मतलब पहुंची है लेकिन अब क्योंकि यूट्यूब का माध्यम है हमारे बीच में और यूट्यूब के ज़रिए वो अपनी स्टोरी दुनिया तक पहुंचाना चाह रही है और हम लोग इसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। सुनो सुनाओ सबको अपनी कहानी के तहत पहला ये वीडियो ललिता जी का है। चलिए देखते हैं ललिता जी की लाइफ स्पैन में अभी तक की क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आप लोग चाहें तो अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल ज़िंदगी लाइव के माध्यम से और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसको चुनते हैं। तो ये ललिता जी का इंटरव्यू जो है उसके बाद आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी हमारे चैनल के माध्यम से आप जन जन तक पहुँचे और अगर आपको लगता है कि आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला अभी तक जो मिलना चाहिए था और जिस तरह की आप पर्सनालिटी है आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी चीज़ को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल ज़िंदगी लाइव से। तो मिलते हैं ललिता कपूर जी से। नमस्ते कविता जी, मेरा नाम ललिता कपूर है, दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म भी दिल्ली में 10 अगस्त 1955 को हुआ। मेरा बचपन बहुत लाड प्यार से बीता। अपने भाई बहनों में मैं मंझली थी, तो डांट डपट भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन प्यार से निपट जाते थे। कुल मिलाकर मेरा जीवन, मेरा बचपन बहुत बढ़िया बीता। हमारे समय में 6 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल होता था, लेकिन मैं अपने बड़े भाई बहनों को पढ़ते हुए जाते देखती थी तो बहुत रोती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है। तब मैं 4+ थी, तो मेरे डैडी ने वहाँ पर मेरी उम्र बड़ी बताकर स्कूल में दाखिल करा दिया और मैं दाखिल हो गई। तो पढ़ने में तो मैं तेज़ थी ही, तो जल्दी जल्दी क्लास पास करती गई। और इसी तरह हमारे टाइम में 11th हुआ करती थी, 11th का बोर्ड हुआ करता था। तब 10+2 नहीं था, तो 11th कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात अपनी फ्रेंड्स वगैरह से हुई। इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मैंने बीए करा। तो वहाँ पर लड़कियाँ जो थी वो उकसाती थी कि तेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, एक्टिंग में चली जा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने पे कॉन्फिडेंस हो चला था कि मैं भी दूरदर्शन में काम करूँगी, मुझे भी वहाँ पर काम करना है। तो मैंने अपने घर आकर बोला। तो हमारे जो डैडी थे वो इन सब कामों के ख़िलाफ़ नहीं थे, जबकि मेरी मम्मी को बहुत डर रहता था कि लड़की है, बाहर जाएगी, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन मेरे पापा जी कहा करते थे
कि हमें बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने से वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच बोलेंगे। नहीं तो झूठ के बहाने बनाकर वो कहीं जाएंगे, फिर कहीं गलत संगत में पड़ेंगे, या उनको हमसे कुछ छुपाना पड़ेगा तो उनको भी तकलीफ़ होगी, और जब सच का पता हमें चलेगा तो हमें भी तकलीफ़ होगी। तो जो काम करना है सच बता कर करना है, झूठ बोल कर नहीं। तो मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किया करते थे, तो उन्होंने मुझे रेडियो स्टेशन ऑडिशन के लिए भेज दिया। तो मैंने सेकंड टाइम में ऑडिशन क्लियर कर लिया और मुझे महफ़िल प्रोग्राम मिल गया। महफ़िल प्रोग्राम में क्या था कि आपको 8 गाने पेश करने हैं, आपको उसमें शेर व शायरी खुद की देनी है, तो वो आपका स्किल देखेंगे। तो मैंने भी प्रोग्राम दिया और हिट रहा, और मुझे उसी के बेस पर मन भावन प्रोग्राम मिल गया। उन दिनों मन भावन प्रोग्राम 10 से 11 आया करता था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा, लोगों को पसंद किया, तो मुझे दूसरा चांस भी मिल गया। अब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मैं दूरदर्शन की तरफ गई। दूरदर्शन में भी मैंने ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन में मुझे सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मेरी वॉइस क्वालिटी जो थी उनको पसंद नहीं आई। नेक्स्ट मैं तैयार करके गई, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, वो सिंपल लाइफ में कुछ अलग होती है, और जो उर्दू के वर्ड्स होते हैं उसमें कुछ अलग होती है। जैसे वो कहते थे आप खुशी, गम, ऐसा नहीं बोल पाती थी मैं पहले, क्योंकि पंजाबी टच कुछ अलग होता है, और ये जो वर्ड्स होते हैं उर्दू के, हकीकत, ये थोड़ा बोलना टफ़ हो रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सुधार किया और दोबारा से ऑडिशन देने गई और मैं सिलेक्ट हो गई। तो जो हमारे हिंदी ड्रामास के डायरेक्टर थे मिस्टर चमन बग्गा, उन्होंने बोला कि बेटा एक बात पूछूं? बोले हाँ। तो बोले आपको संस्कृत आती है? बोले अंकल जी आती है। तो बोले आप मेरे बच्चों को संस्कृत पढ़ाओगे तो मैं तुझे ड्रामे में रोल दूंगा। अपने को तो लगन थी ड्रामा में काम करने की, सो उनके बच्चों को संस्कृत पढ़ाने लगे। अब मैं ट्यूटर हो गई, मुझे वो एक्सपीरियंस भी होने लग गया। तो राज बब्बर के साथ मेरा पहला ड्रामा था राजा का सपना, जिसमें रवि वासवानी भी थे और जिनकी डायरेक्टर थी नादिरा बब्बर। अब जो था एक और प्ले उसके बाद मुझे मिला मजनू का टीला। अब ऐसे करते करते सफ़र हो चला था और बड़ा मज़ा आ रहा था। और इधर मैंने शाम के समय गंधर्व महाविद्यालय से वोकल म्यूज़िक का कोर्स शुरू कर दिया। तो मुझे क्योंकि संगीत का बहुत शौक़ है और मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं पुराने गीत ज़रूर सुनती हूँ और मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। म्यूज़िक सुनते हुए काम करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बाहर जाकर गपशप करने से बेहतर लगता है कि अपने घर बैठकर कुछ काम किया जाए और अपना मनपसंद संगीत सुना जाए। तो ये सब मैं करती थी। तो जब मैं उन बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी तो उसी गली में और भी लोग हो गए ट्यूशन पढ़ने के। तो इस तरह मेरा एक ट्यूटर का सफ़र तभी से शुरू हो गया। अब मेरी मुलाकात कपूर साहब से हुई, जो कि मेरे पति हैं। तो उन्होंने मुझे पता नहीं कब देखा और कब पसंद भी कर लिया, और मुझे धीरे से उन्होंने बताया कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैं एकदम से हैरान रह गई, लेकिन मैं उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो सोच के बताऊंगी ऐसा कहकर मैंने उनसे मिलना छोड़ दिया, मतलब उस गली से जाना ही छोड़ दिया। 2-3 महीने के बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मेरे मदर आपसे मिलना चाहती हैं। तो इस तरह बात आगे बढ़ी और मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ रिश्ता लेकर हमारे घर आए और शादी की बात पक्की हो गई। तो अब जब शादी की बात पक्की हुई तो कपूर साहब ने कहा कि आप प्लेस वगैरह में काम नहीं कर पाओगे, कि मुझे ठीक नहीं लगता। तो अपन भी शादी की खुशी में बोले कि ठीक है, आज के बाद ये काम बंद। फिर शादी के बाद जब मैं इन लॉज आई तो एक मन में डर था कि पता नहीं किस तरह के ससुराल होगा, सिस्टर इन लॉज कैसी होंगी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके बारे में थोड़ा सा दिल में डर था। लेकिन जब मैं ससुराल आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मायका क्या होता है
और ससुराल क्या होता है, मुझे तो दोनों जगह एक सा ही मिला। मेरे लॉस जो थे वो ब्रॉड माइंडेड थे, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, कोई तानाकशी नहीं थी। सास ने माँ जैसा प्यार दिया और फादर इन लॉ ने पिता जैसा। और नंदे तो हमारी कभी किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक करती ही नहीं थी। मेरी तीनों सिस्टर इन लॉज मैरिड थी और अपने अपने घरों में वेल सेटल्ड थी। तो उन तीनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ही मैं जॉब भी कर पाई, बच्चे भी पढ़ा पाई। तो उनका सपोर्ट तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी और उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहेगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। तो इन लॉज बहुत अच्छे मिले मुझे, उनका सपोर्ट रहा। इसी वजह से शायद मेरे नेचर में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जहाँ पर आपको अच्छे लोग मिलते हैं और आप भी अच्छा बिहेव करते हैं और वापसी में भी आपको अच्छा ही मिलता है, तो आपकी मोरल, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। फिर आप सबके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं क्योंकि आपको भी अच्छा मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा कीजिए। अब शादी हो गई और पहले ही साल मेरा बेटा हो गया। अब मैं माँ बन गई थी तो मुझे उसकी देख रेख से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। 1.5-2 साल के बाद बिटिया का जन्म हो गया तो और व्यस्त हो गई। लेकिन जब बिटिया 2 साल की हो गई तो मुझे एक स्कूल से ऑफ़र आया और मैंने टीचिंग लाइन पकड़ ली। स्कूल में टीचर बन गई और मुझे जो था, हर बच्चे में अपने बच्चे की सूरत नज़र आती थी। तो मैंने कभी उन पर हाथ नहीं उठाया, प्यार से ही बात करती थी और उन्हें प्यार से समझाती थी। तो इस तरह मैं पूरे स्कूल में फ़ेमस थी कि मैं किसी बच्चे को कभी भी पिटाई नहीं कर सकती और दूसरे टीचर्स को भी बोलती थी कि गुस्सा कम करा करो, पिटाई मत करो, बच्चे प्यार से समझ जाते हैं, आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं। मैं जब कभी अपने स्टूडेंट से बोलती थी कि मैं आपसे बोलना छोड़ दूँगी, जो होमवर्क नहीं करके लाएगा मैं उससे बात नहीं करूँगी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते थे, फील करते थे कि मैम हम पूरा होमवर्क करके लाएंगे, लर्निंग भी करके लाएंगे, प्लीज़ आप बोलना मत छोड़िए। तो ऐसे करके मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ रही थी बच्चों में। तो मुझे फिर शाम के समय घर में पेरेंट्स आने लगे कि इनको ट्यूशन्स भी आप ही दोगे, ये तो आपके पास आके बहुत खुश होते हैं। और जितने भी पेरेंट्स मुझे मिले वो काफ़ी अच्छे लोग थे। मेरा पेरेंट्स के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं मैं उनको भुला नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। अब धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीतने लगा और हम शिफ्ट हो गए। हम शिफ्ट होकर दिलशाद गार्डन आए। वहाँ पर भी मुझे एक बहुत बढ़िया स्कूल में जॉब मिल गई, वहाँ पे भी मैंने जॉब करी। कुल मिलाकर मेरा 38 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा। तो 38 साल मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया और बच्चों को भी पढ़ाया। कुल मिलाकर ये तय रहा कि बच्चों को आप प्यार से समझाएं तो वो हर बात आपकी सुनते भी हैं, समझते भी हैं। बच्चों का रोल मॉडल जो होता है या तो माँ बाप होते हैं या टीचर होती है। तो आप अगर अच्छी नस्ल, अच्छी पीढ़ी, अच्छे नागरिक तैयार करना चाहते हैं तो आप उन्हें समझाएं कि आप आपस में प्यार से बर्ताव करें, गाली गलौज नहीं करें, मार पिटाई नहीं करें, शेयर करें, किसी का सुख दुख बांटें। तो ये सब बातें बच्चे बड़े प्यार से मानते भी हैं और सुनते भी हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है बच्चे भूलते भी नहीं हैं। इसी पे मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। एक दिन मैं ऑटो के इंतज़ार में अशोक विहार खड़ी थी, तो कोई ऑटो वाला शालीमार आने को तैयार नहीं था। तो एकाएक एक जवान सा लड़का, उसने एक ऑटो वाले को रोका और कुछ कहा और बोला, पैर छू के बोला कि मैम बैठिए। तो मैंने बोला कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। कहता, मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका स्टूडेंट विजय हूँ और मैं 6th क्लास में आपके पास पढ़ा करता था। मुझे बहुत हैरानगी हुई और बहुत खुशी हुई। मैंने बोला बेटा सॉरी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। तो बोला मैम मैं तो बदल गया हूँ। आप नहीं बदली बिल्कुल भी, आप वैसे ही हैं, इसलिए मैं आपको पहचान गया।
तो मुझे सुन के बहुत 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 अच्छा लगा। तो ये क्या था? ये प्यार ही था जो कभी मैंने बच्चों को दिया था, तो वो रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे लौटाई। तो सोचिए आज मेरे स्टूडेंट किस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। और जब वो मुझे मिलते हैं और जब उनकी पत्नियां उनके साथ होती हैं तो सोचिए कितना मज़ा आता है जब वो इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये हमारी मैम मिसेस कपूर। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी होती है। फिर धीरे धीरे लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रही और कई उतार चढ़ाव आए। अब ये नहीं है कि समस्याएं किसी के घर में नहीं होती हैं, समस्याएं हर एक के घर में होती हैं, लेकिन उनका सामना अगर आप पॉजिटिविटी से करें तो वो समस्या ना हो करके आपके लिए चैलेंज बन जाती है। आप समस्याओं को दूर भगाएंगे, समस्याएं आपको दूर नहीं भगाएंगी। आप ये मन में ठानिए कि अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, सबका भला चाहते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ देगा और आपकी परेशानियां चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि वो आपकी परीक्षा तो लेगा ही, कहीं ना कहीं तो हमारे कर्म हमारे सामने आएंगे ही, लेकिन वो वक्त इस तरह पार हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि परेशानी भी आई थी कभी। और दुख और सुख सभी की लाइफ में समान रूप से आते हैं। कुछ लोग दुख का रोना लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे को ये दुख है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे से दुखी कोई नहीं। लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। हर एक के जीवन में दुख और सुख आते ही हैं। उनको आपने किस तरीके फेस करना है। अगर आपने उनको जगत में ढिंढोरा पीटना है तो कोई आपका साथ नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे सब लोग आपसे दूर होते जाएंगे कि इसके पास बैठेंगे तो इसका रोना सुनना पड़ेगा। और अगर आप अपने सुख और अपनी अच्छी बातें शेयर करने चलेंगे तो सारे आपके पास बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो सब आपका साथ देंगे। तो यही एक अच्छी लाइफ का राज है। ये खुश रहिए और खुश रखिए। और अब 3 साल पहले मैंने अपनी बिटिया की शादी की है और अच्छे परिवार में उसकी शादी हुई और बहुत सुखी है। 4 महीने पहले मैं नानी भी बन गई हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे भी सही राह पर चले हैं। मेरा बेटा CS के साथ साथ अपनी हॉबी भी परस्यू कर रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड जिम के साथ एसोसिएट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि अपनी अपनी हॉबी के लिए जैसे मुझे अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिला, मैंने भी अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट दिया कि जिसमें आपका रुझान है आप वो करिए। आप अपनी मर्ज़ी अपने बच्चों पर मत थोपिए, क्योंकि सभी बच्चों की कलाएं, सभी बच्चों का जो अंदर का स्किल होता है वो सबका सेम नहीं हो सकता। सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे वकील नहीं बन सकते, सारे म्यूजिशियन नहीं बन सकते। तो आप अपने बच्चों को उनका हॉबी को आगे बढ़ाने दें। आप पूछें उनसे कि उनका रुझान किस तरफ है, उनका मन क्या कहता है। कई बार गायक कहाँ पहुँच जाते हैं, आपने देखा ही है। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, किसी भी फील्ड को, सब जगह तरक्की और सक्सेस तो है ही। अब जब बच्चे का मन जहाँ पर हो आप उसे वही काम करने दें। आप बच्चों को सपोर्ट करें। हाँ, गलत और अच्छे की पहचान तो आपको करानी ही पड़ेगी। और कई बार बच्चा खुद से ठोकर खाकर भी संभल जाता है, तो ऐसे में आप उसे ताने ना दें। आप उसे ये मत कहें कि देखा मैंने तो पहले ही बोला था। ऐसा नहीं होता। आप बच्चे को पूरा मौका दें और उन्हें प्यार से समझाएं कि बच्चे हमने तो समझाया ही था, बाकी तेरी मर्ज़ी। आप उन्हें समझाएं ज़रूर। अगर आपको किसी फील्ड का कुछ पता है कि ये करने से इसको ये नुकसान हो सकता है या इसमें इसको सक्सेस नहीं मिल सकती, तो आप उसे एक बार प्यार से समझाएं ज़रूर। फिर आप उस पर छोड़ दें कि वो आपका कहना मानता है या अपनी ही सुनता है। हो सकता है तब उसे अपनी ही बात सही लगे, तो आप उसे एक बार चेतावनी दें। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को आप हमेशा ईमानदारी से जिएं। स्ट्रगल जितना भी हो आप उसे एक चैलेंज के रूप में लें। आप अपना एंगर जो है, अपना गुस्सा जो है, कभी भी बच्चों पे ना उतारें, पड़ोसियों पे ना उतारें। आप किसी को नाजायज़ कोई बात ना कहें। दूसरा, अगर आप अपने एंगर को अपने काम में डाल देंगी, जैसे आपका गुस्सा है तो आप वो गुस्सा अपने काम में कर दीजिए कि मैंने आज ये काम पूरा करना ही है। इस एंगर को आप पॉजिटिव में बदल दीजिए और अपनी मनमानी
दूसरों पर मत थोपिए, ख़ास तौर पर अपने चाहने वालों पर। तीसरा, आप हमेशा यही ना सोचें कि जो मैंने कहा है वही ठीक है। हो सकता है सामने वाला भी ठीक बोल रहा हो, तो आप दूसरों का भी मानना सीखें। आप एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छे श्रोता भी बने, दूसरों की भी सुने, अपनी भी सुनाएं। कुल मिलाकर आपकी लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतरीन बन जाएगी। मुझे अपनी टीचिंग लाइफ में स्कूल में भी बहुत अवार्ड मिले और मुझे एक दिन अचानक कॉल आया भारतीय समता समाज से कि हम आपको बेस्ट एजुकेशनिस्ट का अवार्ड देना चाहते हैं। तो वो अवार्ड भी मुझे मिला। और मुझे सबसे बड़ा अवार्ड जो मिला वो मुझे अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फ्रेंड्स का प्यार मिला, सहयोग मिला, उनकी सद्भावनाएं मिली, उनकी शुभकामनाएं मिली, जो मैं आज तक यहाँ पहुँची। और उसके बाद मुझे जो है कोरोना के समय में खाली बैठना पसंद नहीं आया, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह सब ख़त्म हो गई थी और मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर पा रही थी, तो मुझे खाली बैठना अखरने लग गया। तो मुझे मेरे बेटे ने YouTube चलाने की सलाह दी, YouTube पर अपना चैनल खोलने की सलाह दी। तो पहले तो मैं हिचकिचाई कि कहाँ लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे, लेकिन मुझे मेरे बेटे ने बहुत सपोर्ट करा और उसने मुझे बोला कि मम्मा आप डाल के तो देखिए, हो सकता है आप नई पीढ़ी को कोई अच्छा संदेश ही दे दें। तो मैंने फिर अपना चैनल शुरू करा और उसके बाद उस पर 2-4 वीडियोस डाली जो आप लोगों ने देखी होंगी या देखिएगा ज़रूर। अंत में मैं कविता जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने भूले बिसरे दिन याद करने को मिले और मुझे वापस महसूस कराया कि हमारा बचपन और जवानी और अब बुढ़ापा कैसे बीता। धन्यवाद। थैंक यू ललिता जी, आपने मेरे चैनल को इतना वैल्यू दी कि आपने अपनी स्टोरी मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का सोचा, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं आपकी। और आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही इंस्पायर करती रहेंगी दूसरों को, और आशा करती हूं कि आप ऐसे ही अपने आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगी, हेल्दी रहेंगी और अपना जो खुशनुमा ये माहौल है और इंस्पायर करने वाला जो एक एटीट्यूड है उसको बरकरार रखेंगी। चलिए अंत में जो मेरे चैनल का स्लोगन है उसे दोहरा लेते हैं, आओ सब मिलकर जीते हैं ज़िंदगी लाइफ, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है यारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।